पूरे पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। जिस पाकिस्तान की रगों में आतंकी साजिशें बहती हैं, आज वहां भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से हर ओर मायूसी है और पहलगाम का प्रतिशोध पूरा करने में हिंदुस्तान के घातक राफेल की भी अहम भूमिका है। जी बिल्कुल, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। पहले से शत्रु संहारक राफेल स्कैल्प और हैमर मिसाइल के गठजोड़ से विनाशक बन गया है। इसके बाद जैश का हेडक्वार्टर कैसे तबाह हुआ, 9 आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर प्रहार कैसे किया गया, आतंकियों के उठते जनाजे तक हर तस्वीर सारी दुनिया देख रही है और मान रही है भारत ने जो कहा वो किया। तो देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे जैश का हेडक्वार्टर तबाह हुआ, कैसे 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो गए। ये तस्वीरें जो सबूत हैं भारत के बदले की। पाकिस्तान तनाव बढ़ाएगा तो जवाब मिलेगा, यह कहा गया है एनएसए द्वारा। यानी पाकिस्तान की तरफ से अगर अब तनाव को और बढ़ाया गया तो जवाब सीधा मिलेगा, एनएसए ने कहा है। भारत का तनाव बढ़ाने का इरादा नहीं है। भारत ने कल भी जब ये हमला किया उसके बाद भी कहा कि एस्केलेटरी नहीं था ये हमला, हमने टारगेटेड अटैक किया है आतंकवादी ठिकानों पर। भारत जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, यह भी साफ कर दिया एनएसए ने। पाकिस्तान की धमकी के बाद अजीत डोभाल ने यह चेतावनी दी है। एनएसए डोभाल दोस्त देशों के संपर्क में है। हमारे साथ एमएस बिट्टा जुड़ गए इस वक्त, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उस पर बात करने के लिए। एमएस बिट्टा जी, भारत ने जवाब भी दिया है और एनएसए अजीत डोभाल ने अब कहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार इस तरह के बयान आ रहे हैं कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम जवाब दे सकते हैं, तो अजीत डोभाल जी ने ये साफ कर दिया है। अमित शाह जी ने बैठक कर ली है, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अब फिर कोई और हिमाकत की गई तो उसका भी भरपूर जवाब मिलेगा। देखो, पाकिस्तान हमेशा हम हिंदुस्तान के साथ धोखा किया है, हमेशा हिंदुस्तान की पीठ पे छुरा मारा है। चाहे नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए हो नवाज शरीफ को मिलने एक शांति का संदेश लेके, चाहे उनकी पहली शपथ थी राष्ट्रपति भवन में, उन्होंने हमेशा दुनिया को संदेश दिया कि पाकिस्तान भी तरक्की के रास्ते पे जाए, हम भी जाए, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हमें लगता था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई जंग का ऐलान करेंगे, पर नहीं किया। आज भी आप देखें, अगर ये इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया 9 या 10 जगह के ऊपर, किसी आम नागरिक का नुकसान हिंदुस्तान की फौज ने, ना प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसी हदायत दी कि ऐसा हो। वही किया जो उन्होंने बिहार के अंदर किया कि इनको मिट्टी में मिला देंगे जिन्होंने बहनों के सुहागों को उजाड़ा। बिट्टा जी, आप तो खुद पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के भुक्तभोगी रहे हैं। भारत ने जो इतने सालों से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद चलता आ रहा है, उसको लेकर अपना जो रिजॉल्व है उसको एक बार फिर साफ तौर पर दर्शाया है और ये बता दिया है पाकिस्तान को। क्या आप समझते हैं कि ये साफ संदेश है कि अब और नहीं? देखो, ये एक आखिरी मौका है। जिस तरीके से भारत ने कहा, हमारी फौज ने कहा या सरकार ने कहा कि हम आगे कोई अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत हुई तो फिर हरकत का जवाब उसके पाकिस्तान के आम नागरिक को उठाना पड़ता है। पाकिस्तान का अगर आम नागरिक है, उन्होंने हमारे आम नागरिक को मारा, शहीद किया, पर हिंदुस्तान अभी भी मानवता का प्रतीक है। फिर उसमें किसी का भी बड़ा नुकसान होगा, फिर वो सहन नहीं कर पाएंगे। अगर पाकिस्तान का आम नागरिक आज सड़कों पर आ जाता है, ISI के दफ्तरों को घेर लेता, ऑफिस को घेर लेता है, ये हाफिज जैसे लोगों को घेर लेता है, दुनिया में संदेश देता है कि ये 4 आतंकवादी गुंडे। बड़ी बात आप कह रहे हैं एमएस बिट्टा, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है और मैं चाहूंगा कि हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है। बड़ी खबर, राफेल से दागी गई है स्कैल्प और हैमर मिसाइल। घातक गठजोड़ से 9 ठिकानों पर हमले किए गए। भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाने वाला राफेल 4.5 जनरेशन का ये जो फाइटर जेट है, इसकी काट पाकिस्तान के पास नहीं है और बिना सीमा पार किए राफेल से अटैक किए गए, ये जानकारी आ रही है। तो ये राफेल बहुत घातक विमान जिसने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। तस्वीरें आ रही हैं, वो दिखा रही हैं कि किस तरह से ये मिसाइल अपना काम करती है और उसने काम किया है पाकिस्तान में। लेकिन अब हम आपको उस घातक गठजोड़ के बारे में बताने वाले हैं जिसने पाकिस्तान में शत्रुओं का संहार किया है।
एक और लड़ाकू विमान राफेल है जिसकी ताकत से सारी दुनिया वाकिफ है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए राफेल को स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर से लैस किया गया, जिसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी अब ताबूत में है। ऑपरेशन सिंदूर में स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, ये बड़ी जानकारी है। स्कैल्प से लैस थे राफेल लड़ाकू विमान, आतंकी ठिकानों पर स्कैल्प मिसाइल से अटैक किया गया। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल स्कैल्प मिसाइल और इसका इस्तेमाल किया गया है, हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। ये जानकारी अब सामने आ रही है। राफेल विमान पर ये दोनों मिसाइलें तैनात थी और साथ ही जो तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई हैं, जिस तरह का वहां नुकसान हुआ है, वो तस्वीरें भी दिखाती हैं कि इन मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया गया होगा। बिल्कुल, और भारत ने हैमर मिसाइल से पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया। स्कैल्प के साथ हैमर मिसाइल से हमला किया गया है। कई आतंकी ठिकानों पर हैमर मिसाइल से अटैक किया गया है। हैमर मिसाइल से कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। भारत ने पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने मौजूद थे, वो जो 9 ठिकाने जिन पर कहर बरपा 6 और 7 मई की दरमियानी रात जब हम और आप सो रहे थे, उस वक्त भारत की वायुसेना, उस वक्त भारत के वायुवीर और भारत के सैनिक किस तरह से पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर रहे थे, ये वो मिसाइलें उसमें शामिल थी। अब आपको बताते हैं कि भारतीय सेना ने स्कैल्प मिसाइल के अलावा जिस हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया, उसकी खासियत क्या है। देखिए, राफेल से हैमर मिसाइल लॉन्च की जा गई, आतंकी ठिकानों पर बेहद सटीक टारगेटेड अटैक हुआ। हैमर मिसाइल जीपीएस सिस्टम से लैस है। वजन इसका 125 से 1000 किलो तक हो सकता है, अलग अलग डिपेंड करता है किस मिसाइल पर। रेंज 70 किलोमीटर है और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का असर इस मिसाइल पर होता ही नहीं है। कम ऊंचाई वाले इलाकों में यह ज्यादा असरदार है और राफेल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो एक साथ 6 हैमर मिसाइल ले जा सकता है, एक साथ 6 टारगेट्स पर अटैक कर सकता है। और ये इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं, स्कैल्प और हैमर मिसाइल, इन दोनों मिसाइलों ने इस हमले में बहुत अहम भूमिका निभाई है। जी हाँ, और आपको ये भी बता दें, बड़ी जानकारी है, इस वक्त बहावलपुर में जो हमला हुआ उसका सबसे नया वीडियो सामने आ गया है। वो वीडियो सबूत जो बता रहा है कि किस तरह की तबाही हुई है पाकिस्तान में। हमले के बाद इमारत की छत में छेद हुआ है। मिसाइल हमले से जमीन में भी बड़ा गड्ढा हुआ है। देखिए, ये वो तस्वीरें जो दिखा रही हैं कि मिसाइल से किस तरह का नुकसान हुआ। इमारत में आतंकी कैंप चलने का शक था और इस वजह से इस जगह को टारगेट किया गया। हम अब आपको स्कैल्प मिसाइल की ताकत के बारे में भी बताते हैं, जिससे पाकिस्तान दहल गया है। राफेल से स्कैल्प मिसाइल पाकिस्तान में लॉन्च की गई। स्कैल्प मिसाइल की स्पीड मैक 0.8 है। 560 से 600 किलोमीटर तक ये मारने में क्षमता रखती है। बिल्कुल, और दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। किल वेब रणनीति का हिस्सा है स्कैल्प मिसाइल। भारत के पास 300 से अधिक स्कैल्प मिसाइलें हैं और इसीलिए यहां पर देखिए, एमएस बिट्टा तो हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ यहां पर हमारे खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे सहयोगी सुमित हैं, मनीष झा हैं और इसके अलावा हमारे साथ यहां पर मेजर जनरल एसबी अस्थाना है, मेजर जनरल एसवीपी सिंह है, नेवल कमांडर अतुल भारद्वाज है, प्रोफेसर अमिताभ सिंह है। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सुमित, हमने देखा था कि किस तरह से गाजा में इजराइल की सेना ने कुछ इसी तरह के एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाने के लिए न केवल प्रिसीजन अटैक किया, बल्कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। जो तस्वीरें हमें आ रही दिख रही हैं, जिस तरह से वो बिल्कुल अंदर तक जाती है वो मिसाइलें। ये जो मिसाइल है, जरा इसके बारे में बताइए, कितनी खास है और जो इस्तेमाल यहां किया गया, इसका कितना अहम यहां पर क्यों चुनी गई मिसाइल? देखिए, बिल्कुल इजराइल लगातार जीबीयू के वर्जन्स की जो अमेरिकी मिसाइल्स है उनका इस्तेमाल करता है और ये उसके साथ अलग स्पेसिफिकेशंस होती है। मूविंग टारगेट को अचीव कर सकती है, लगातार बड़े आप कैसे बंकर्स को बस्ट कर सकती है। लेकिन जो स्कैल्प मिसाइल है, इसकी सबसे बड़ी खासियत तो आपने बताया कि इसकी रेंज करीबन 250 से 300 किलोमीटर होती है। हार्ड आप कह सकते हैं कि जो टारगेट्स होते हैं, यानी जो कंक्रीट के बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं, उनको ये डीप पेनिट्रेट कर कर बड़े उन पर घातक असर कर सकती है। और ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि अगर आपको आपके टारगेट्स ऐसे टारगेट्स हो जहां पर आपको जीपीएस की मदद से आपको प्रिसाइसिव यानी बिल्कुल एक्यूरेट अटैक करना हो, तो स्कैल्प मिसाइल सबसे बेहतरीन है। और भारत ने जब रफाल लिया था, तब भी इसीलिए लिया था क्योंकि इसके साथ जो आर्म्स हम ले रहे थे, चाहे वो मेट्योर हो चाहे स्कैल्प हो, वो हमेशा ऐसे वॉर जोन्स के अंदर या फिर ऑपरेशनल चीजों के लिए बहुत कारगर होते हैं। और अभी भी भारतीय सेना ने इसी बेसिस के ऊपर आपने देखा कि ये बात स्पेसिफिक तौर पर कही कि हमें जो प्रिसाइसिव, हमें जो एक्यूरेट या हमें जो फोकस अटैक करने थे, हमने उनको पूरा किया, अकम्प्लिश किया और किसी भी तरीके की कोई सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हुई। किसी भी तरीके का जो मिलिट्री आप कह सकते हैं कि जो इंस्टॉलेशन थी उनको कोई हार्म नहीं हुआ। तो यही वजह है कि एक बड़ी सक्सेसफुल ये पूरा मिशन रहा, जिसमें स्कैल्प मिसाइल का बहुत बड़ा योगदान है। गौरव, एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की है।
एनएसए अजीत डोभाल ने चीन को दो टूक बताया है। पाकिस्तान से जंग नहीं चाहता भारत, लेकिन पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो मिलेगा करारा जवाब। वांग यी से बातचीत में अजीत डोभाल ने बात साफ कर दी है कि पाकिस्तान से भारत जंग नहीं चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो फिर उसे करारा जवाब दिया जाएगा। मनीष भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मनीष, अजीत डोभाल ने यह साफ कर दिया है, वांग यी से बात की है, यानी पाकिस्तान का एकमात्र समर्थक जो है चीन, उनको ये बताया है, साफ किया है ताकि पाकिस्तान को ये संदेश दे दें कि अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करेगा तो फिर करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल, देखिए वैसे तो स्ट्राइक के बाद से ही एनएसए अजीत डोभाल, पहले अमेरिका के एनएसए से उन्होंने बात की थी, रूस में भी उन्होंने अपने समकक्ष से बात की थी, और अब जबकि चीन के विदेश मंत्री और एनएसए की जिम्मेदारी निभा रहे वांग यी से उन्होंने बात की, तो चूंकि हम सबको पता है कि चीन इसमें पर्दे के पीछे से किस तरह से खेल खेल रहा है, तो एक बड़ा संदेश चीन के जरिए पाकिस्तान को दिया गया है कि भारत तैयार है, और अगर हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की, अब अगर कोई हिमाकत की तो फिर उसका करारा जवाब दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मास्टर चीन को यह बात बता दी गई है, और चीन को भी यह कह दिया गया है कि फिर अगर ऐसा हुआ तो न केवल फिर पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान में जो चीन के इंटरेस्ट हैं वो भी तब प्रभावित होंगे, और इसीलिए चीन को दो टूक शब्दों में हमारे एनएसए ने साफ तौर पर ये दिख रहा है पाकिस्तान जिस चीन के भरोसे बैठा था उसको उस तरह का सपोर्ट चीन से मिला नहीं है। मनीष, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, भारत के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की सेना की पोल खुल गई है। पाकिस्तान की सेना पहले ही बताया जा रहा था कि 4 दिन का गोला बारूद है उनके पास, अब वहां उनकी पोल खुल गई है। बहावलपुर में आतंकियों का जनाजा निकला है, और जनाजे में पाकिस्तान के आप देखिए वर्दीधारी अफसर शामिल हुए हैं। पाकिस्तान की सेना की वर्दी में वहां पर जो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये पाकिस्तान की सेना के अफसर हैं जो आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए हैं। ट्रैक्टर से लाए गए आतंकियों के जनाजे, और वहां पर देखिए उन जनाजे में पाकिस्तान की सेना के अधिकारी, यही तो हम लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना इन आतंकियों को पालती है, पोसती है, ट्रेनिंग देती है और उनको भारत भेजती है हमले करने के लिए, और वो दिख रहा है। जी हाँ, तो देखिए रात में भारत ने एयर स्ट्राइक की है और सुबह आतंकियों का जनाजा निकला है। आतंकी टेरर कैंप्स, वहां भारत ने हमला किया और वहां मौजूद जो लोग थे उनका ये जनाजा है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जनाजे निकले हैं, ट्रैक्टर में कर लाए गए हैं जनाजे, और उसके बाद यहाँ पर जनाजे की नमाज हुई है जिसमें पुलिस के अधिकारी, सेना के अधिकारी, तमाम लोग शामिल हुए हैं। तो पाकिस्तान में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान लगातार इस बात को भी, इसे भी इनकार कर रहा है। और उसके बाद देखिए किस तरह से ये 3 तस्वीरें दिखा रही हैं कि दरअसल पाकिस्तान में रात में जो भारत ने एयर स्ट्राइक की, भारत ने जो हमला किया, उसका क्या असर हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी सेना की किस तरह से पोल खुली है, पाकिस्तान के प्रशासन की किस तरह से पोल खुली है, वो साफ तौर पर दिखता है कि वो तमाम लोग इसमें शामिल हैं। हमारे साथ लेकिन खास मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ मेजर जनरल एसबी अस्थाना जी मौजूद हैं। एसबी अस्थाना सर, देखिए ये तस्वीरें, पाकिस्तान की सेना लगातार कहती है कि हमारा कोई दखल नहीं है, कोई आतंकी, हम भी उसी से पीड़ित हैं, लेकिन जब आतंकियों के जनाजे निकलते हैं तो उसमें पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के अधिकारी शामिल होते हैं। बिल्कुल, अभी अगर आप देखें ये जो तस्वीरें हैं और उनका इसमें शामिल होना, ये साफ दर्शा रहा है कि पाकिस्तानी सेना और टेररिस्ट ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं, और नाम बदलने से, कोई वर्दी पहनने से कोई टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तानी सेना नहीं बन जाता। और पाकिस्तानी सेना भी रेडिकलाइज्ड हो चुकी है और पूरी तरीके से वो भी टेररिज्म में इन्वॉल्व है, पहली बात। दूसरी चीज़, जैसे स्ट्राइक के बारे में ज़रूर मैं कहूँगा कि 3-4 चीज़ें पाकिस्तान के दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं। पहली चीज़, आप बड़े 3-4 दिनों से बता रहे थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, वो न्यूक्लियर बम का जो ब्लैकमेलिंग है, उस ब्लैकमेलिंग पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है, क्योंकि अब हमने स्ट्राइक कर दी है और आप अभी घबरा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भारत ने पूरा का पूरा इसके जो जिम्मा है अभी आगे के एस्केलेशन का, वो पाकिस्तान के खेमे में डाल दिया है, क्योंकि अब हमने तो टेररिस्ट के ऊपर हमला किया है, पूरे वर्ल्ड को बताया, प्रूफ के साथ हमला किया, सारे जितने ठिकाने को हम पर हमला किया उनकी हिस्ट्री बताई, और अब उन्हें भारत में तो कोई टेररिस्ट कैंप है नहीं, तो अगर उन्होंने रिटेलिएट करना है और जवाब देना है तो या तो वो सिविलियन को मारेंगे या मिलिट्री को नहीं, और या तो फिर वो एक्सेप्ट करेंगे कि वो पाकिस्तान में मौजूद जो आतंकी कैंप है उनको हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, हम उनको पालते पोसते हैं, वो हमारे एसेट्स हैं और हमारा नुकसान हुआ है और हम उसका बदला इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि भारत ने आतंकियों को मारा। प्रोफेसर अमिताभ, एक बार फिर भारत ने सबूतों के साथ दुनिया को न केवल दिखाया है बल्कि पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खोली है कि कैसे टेरर हब बन चुका है, टेरर की नर्सरी है पाकिस्तान, और किस तरह से एक बार फिर आतंकी
ओसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद, मसूद अजहर का पूरा परिवार देखिए किस तरह से वो रो रहा है, खत्म हो गया है। दुनिया में पाकिस्तान की क्या इमेज यहां से जाती है? देखिए, दुनिया में पाकिस्तान की इमेज पहले से ही एक टेररिस्ट स्टेट की तरह थी और अलकायदा के जो लीडर जब वहाँ पकड़े गए और मारा गया उनको, ओसामा बिन लादेन को, तब तो ये प्रूव हो गया कि ये अमेरिका से भी पैसे लेते थे और अमेरिका के खिलाफ भी काम करते थे। पाकिस्तान एक टेरर हब है जो अपने आप को कहता था इस्लामिक लीडर, इस्लामिक बॉम्ब बनाने का। आज उसकी कलई खुल रही है और आज ही नहीं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया जानती है कि अगर टेररिज्म का कोई ओरिजिनल फाउंडर है तो वो पाकिस्तान हो, चाहे वो खालिस्तान, सो कॉल्ड खालिस्तान मूवमेंट को लेकर हो, चाहे अभी जो भी कुछ हो रहा है कश्मीर में उसको लेकर। और पाकिस्तान की कलई ये खुली थी तब जब अमेरिका ने उसको सपोर्ट करना शुरू किया था। और तालिबान जो उसका क्रिएशन हम सब देख रहे हैं कि आज उनसे ही वो लड़ रहे हैं और एक लोकल तालिबान भी उनका हो गया। पाकिस्तान इस समय बहुत संकट से गुजर रहा है और उसकी जो संकट है वो उसकी अपनी क्रिएशन है, उसकी इस्लामिक जिहादी आइडियोलॉजी जिसको आज रिप्रेजेंट करते हैं असीम मुनीर। और पूरी दुनिया ने ये भी दिखा दिया है कि अगर टेररिस्ट इंसिडेंट होते हैं उसका प्रतिकार भारत कर सकता है और इसका वेल सेट एग्जाम्पल सेट किया गया है इस बार। और आने वाले जो भी इसका एस्केलेशन होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेवार होगा। भारत ने सिर्फ पीओके में जो आतंकी कैंप है उन्हें टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान के पंजाब में जो आतंकी कैंप है उन्हें टारगेट किया है। यानी कहीं पर भी अगर आतंकवादी होंगे, उनको पनाह देने वाले होंगे तो उनको भारत छोड़ेगा नहीं। लेकिन हम ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेवल कमांडर अतुल भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, अगर आप हमारे साथ यहाँ पर भी आ जाएं तो हम इसके बारे में जरूर बात करना चाहेंगे कि ये जो तस्वीरें हैं दरअसल पाकिस्तान को सर एक्सपोज करती हैं। ये तस्वीरें देखिए, कहीं पर भी ऐसा कभी होता है कि इतने सेना के अधिकारी, इतने पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल हो किसी इस तरह के जनाजे में? देखिए, ये दुनिया भर में इज़ नोन नाउ कि पाकिस्तान जो है वो एक टेरर एक्सपोर्टिंग कंट्री है। पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री है, उसमें मिलिट्री, आईएसआई पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे हैं और वो शुरू से इन्वॉल्व रहे हैं। और इंडिया ने ये अटैक करके बहुत ही क्लियरली बता दिया है कि अगर आप कोई टेररिस्ट अटैक करते हैं, पाकिस्तान पहले क्या कहता था कि मिलिट्री एक्शन और टेररिस्ट एक्शन। ये जो यहाँ पर डेकोरेटेड ऑफिसर्स भी दिख रहे हैं सर, और सर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा यहाँ पर एसेट है जो भारत ने टेक डाउन किया है, इस वजह से हम इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं? ये हम मान सकते हैं कि कोई मिलिट्री एसेट जो था, कोई मिलिट्री ऑफिसर जो है वो बड़ा ऑफिसर है, वो शायद इसमें मारा गया है। नहीं, मैं जनरल सिंह को भी ज्वाइन कराता हूँ। जनरल सिंह प्लीज आप हमें ज्वाइन कीजिए यहाँ पर। जनरल सिंह, क्योंकि सवाल ये है कि देखिए ये जिस तरह से यहाँ पर इतना ही बड़ी भीड़, उसमें इतने बड़े तादाद में न केवल आर्मी ऑफिसर बल्कि पुलिस ऑफिसर, डेकोरेटेड ऑफिसर, सुमेरा पाकिस्तानी फ्लैग में रैप्ड हैं। हाँ, और इस तरह से जिस तरह से ये है, क्या आपको लगता है कि समथिंग बिग इज देयर? क्या कोई इंपॉर्टेंट एसेट है जो भारत ने निकाला? ये देखे ना, ये जो सेरेमनी है। सर आप इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए सर, उस तरफ चले जाएं। गौरव की प्लीज बताइए। ये जो फ्यूनरल सेरेमनी है साफ जाहिर करता है कि जो ये टेररिस्ट हैं आज के अटैक में, ये मौलाना अजहर के मेरे को लग रहा है कि फैमिली के मेंबर्स हैं। हाँ। और उनको उतना ही ऑनर दिया जा रहा है जैसे कि एक सोल्जर को दिया जाता है। नेशनल लेवल पे झंडे देखो देश के लगाए हैं, तो इसका मतलब है कि पूरा देश, ये लोग जो सरकार है, इनका तालमेल शुरू से रहा है। जो भारत बोलता रहा है कि टेररिस्ट, पाकिस्तान ISI, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार एकदम एक चेन और है। आप सर देखिए उधर से एक लाइन से देखिए सर, सब ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर, और ऐसा लग रहा है कि वहां के भी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन जुड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस, ये सब ऐसे वहां पर ये भी हम देख सकते हैं कि जो टेरर कैंप्स जो हमने अटैक किए हैं उसमें काफी हद तक शायद ये भी हो कि मिलिट्री ऑफिसर्स ट्रेनिंग देते हैं। ओके, और उनमें ये भी काफी हो सकता है कि वो मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए हैं उन ट्रेनिंग। बड़ा पॉइंट है सर, ग्रेट पॉइंट। और सर ये मौजूदगी क्या ये हमारे ऑपरेशन की एक और सफलता को दर्शाती है कि हमने उनके इंपॉर्टेंट एसेट्स को टेक डाउन किया है? ना सिर्फ आतंकी कैंप को तबाह किया है बल्कि इंपॉर्टेंट एसेट भी हैं जो शायद इस हमले में हमने उनको खत्म किया है। हमने अपने बहुत प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन इस्तेमाल किए हैं और हमने एकदम सिलेक्टेड टारगेट्स पे अटैक किया है। हमने एक पूरा ध्यान रखा है कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। सर देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है जो मैं आपको रोकूंगा। भारतीय सेना के हमले में मारा गया है आतंकी याकूब मुगल। एक बड़ी खबर देखिए, आतंकी याकूब मुगल मारा गया है जिसको दफनाया गया है। बिलाल आतंकी कैंप का मुखिया था याकूब मुगल। और अब देखिए आतंकियों को किस तरह से पाकिस्तान की आवाम वहां पर, या पाकिस्तान के जो वहां पर अब जो लोग जिस तरह से वहां पर रो रहे हैं या जिस तरह से उसके समर्थन में वहां नारे लगा रहे हैं,
और पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर, जिस तरह से भी हमने आपको दिखाया, ये देखिए यहां भी पुलिस के अधिकारी हमें दिख रहे हैं, आर्मी के लोग दिख रहे हैं, आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं। ये बात साबित हो रही है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना इन आतंकियों के साथ न केवल मिली जुली बल्कि उनको वहां पर ट्रेनिंग देती हुई, उनको पूरी सुविधाएं देती हुई और उनको वहां पर रखती हुई। जी हम आपको देखिए दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं पाकिस्तान में कैसे रात में भारत ने स्ट्राइक की, भारत ने एक एक कर 9 ठिकानों को निशाना बनाया, बहुत प्रिसिशन गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल किया गया और सुबह जनाजा निकला है। सुबह जनाजा निकला है जिसमें सेना के अधिकारी मौजूद हैं, जिसमें एयरफोर्स के अधिकारी मौजूद हैं, जिसमें सेना के अधिकारी मौजूद हैं। पाकिस्तान के झंडे में इन जनाजों को बाहर निकाला गया, यानी पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण हैं वो लोग जिनको रात में स्ट्राइक में भारत ने खत्म किया है। बिल्कुल, और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस स्ट्राइक से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर। भारत के हमले में करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। देखिए यहां पर भारत ने एक नहीं, दो नहीं, 100 आतंकियों का सफाया किया है। पाकिस्तान और पीओके, पाकिस्तान के अंदर भी, और पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर अनऑथोराइज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है, उस जगह भी 100 आतंकी मारे गए। अभी कई आतंकियों के नाम आने बाकी हैं। पाकिस्तानी फौज ने इन खबरों को दबाया है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में उसका ये गुनाह छुप नहीं रहा। ये बिल्कुल साफ तौर पर अब लगता है कि ये मिलिट्री एसेट हैं, यानी ये मिलिट्री अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि जनाजे को उठाकर जो लेकर आ रहे हैं बॉडी को, वो भी मिलिट्री के अधिकारी ही हैं। बिल्कुल, और ये किसी आम आदमी को नहीं उठा सकते ऐसे। हर मिलिट्री का एक प्रोटोकॉल होता है। मिलिट्री के प्रोटोकॉल में चाहता हूं सुमित इस पे कुछ बताएं। सुमित, मिलिट्री का क्या प्रोटोकॉल होता है? क्या मिलिट्री का ऑफिसर किसी आम आदमी को अपने ताबूत को कंधे पे से उठा के लेके जाएगा? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें ये आपको स्टेट एक तरीके से सेरेमनीज होती है। जब आपको कोई बड़ा अफसर मरे या फिर कोई ऐसा अफसर जो लगातार देश के लिए शहीद हो जाए, तो उसको आप कहते हैं कि राष्ट्रीय सम्मान या फिर स्टेट सम्मान दिया जाता है। और ये इसलिए भी दिया जाता है कि उसने कोई बड़े मिशन पे होकर, अभी जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, ये निश्चित तौर पर देखिए या तो किसी ISI का एजेंट हो सकता है, उसका बड़ा अफसर हो सकता है, या पाकिस्तान आर्मी का कोई बड़ा ऑफिसर हो सकता है जो कोविड तरीके से लगातार इस कैंप्स के अंदर ट्रेनिंग दे रहा हो, नए मिशन पर हो। और ये इसलिए भी होता है, देखिए अगर आप पूरे प्रोटोकॉल को देखें, सारे प्रोटोकॉल्स वही फॉलो किए गए हैं जो आर्मी पर्सनल्स को दिए जाते हैं जब वो शहीद होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो आपको ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने टेररिस्ट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो पाकिस्तान आर्मी के साथ सीधे तौर पर इन्वॉल्व है। बिल्कुल, और देखिए इसी बीच 3 तस्वीरें भी आ रही हैं। भारत के हमले में एक रात में भारत ने लश्कर, जैश और हिजबुल से बदला ले लिया है। 26/11 का बदला, पुलवामा का बदला, जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों का बदला, ये तीनों बदला एक रात में पाकिस्तान से भारत ने लिया है। मुरीदके में लश्कर का कैंप तबाह करके भारत ने 26/11 का बदला लिया, बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर तबाह किया और पुलवामा का बदला लिया, और सियालकोट में हिजबुल के आतंकी कैंपों को तबाह कर कश्मीर में हुए कई हमलों का बदला भारत ने लिया है। भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है, भारत ने जो स्ट्राइक की है, उसमें भारत के हमले में करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान और पीओके, क्योंकि दोनों जगह भारत ने हमला किया, इसमें 100 आतंकी मारे गए हैं। आतंकी कैंप सिर्फ पीओके में होंगे, भारत टारगेट करेगा ऐसा नहीं है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है, अभी कई आतंकियों के नाम सामने आने बाकी हैं। पाकिस्तानी फौज ने इन खबरों को फिलहाल दबाया हुआ है, साफ तौर पर जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है कि कौन कौन वो हैं आतंकवादी जिन्हें इस स्ट्राइक में भारत ने खत्म कर दिया है। लेकिन 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा हुआ है, ये साफ तौर पर दिख रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। हमारे साथ एयर कॉमोडोर अश्विंदर सिंह जी भी मौजूद हैं। सर, ये जो हमला हुआ, भारत ने जो हमला किया और उसमें 100 से ज्यादा आतंकियों ने खत्म किया है, भारत ने ये साफ तौर पर दिखा दिया कि आतंकी कैंप कहीं पर भी हो हम टारगेट करेंगे। 26/11 के हमले में शामिल हो या जम्मू कश्मीर में जो आतंक को पनाह देते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, वो भारत ने लग रहा है एक बार में ही पूरा हिसाब कर दिया है। जनरल सिंह आप इसका जवाब देना चाहेंगे? एयर कोमोडोर मैं समझा वो आ रहे हैं। नहीं, वो नहीं आप। हाँ, तो देखें, आपने ये जो बोला है कि जितना भी ये टेररिस्ट का एक्शन हुआ है ना हमारा, ये बहुत कारगर घातक कार्रवाई की गई है, वेरी वेल प्लान की गई है। और इसमें मैं समझता हूँ कि अभी आने वाले समय में पाकिस्तान के जो ये टेररिस्ट, जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये अपना सर नहीं उठा सकेंगे। और जिन टेररिस्ट को ये रिक्रूट करेंगे उनके जहन में भी बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया होगा। और जो देशवासी हैं वो भी चाहेंगे इस समय कि आप टेररिज्म से अलग हो जाओ, ताकि
उनको खाने पीने के लिए और कुछ सर तो मिले। आपको मालूम है, सर आपको मालूम है, ये खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो मान गया कि वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन एक बड़ी खबर वहां के रक्षा मंत्री से जुड़ी हुई है। भारत के हमले से डरा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपनी हार मान ली है। उन्होंने कहा भारत हमले रोक दे तो हम जवाब नहीं देंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह कहना कि अगर भारत हमले रोक दे तो हम जवाब नहीं देंगे। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि हमने जो स्ट्राइक करनी थी हम कर चुके हैं, इसके आगे हम नहीं चाहते कि एस्केलेट हो। लेकिन देखिए स्ट्राइक कैसे दमदार थी, पाकिस्तान का सरेंडर हो चुका है। अब ख्वाजा आसिफ साफ तौर पर ये कह रहे हैं, उनके बयान को आइए डिकोड करते हैं, उनके बयान का क्या मतलब है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि आप हमले बंद कर दीजिए, भारत अगर हमले बंद कर देगा पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। इसको कैसे देखते हैं आप? जी सर। देखिए पाकिस्तान जो है वहाँ की हालत काफ़ी खस्ता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आज तक उसकी पॉलिसी ये रही थी कि हम टेररिस्ट एक्शन इंडिया पे लॉन्च करेंगे और इंडिया की जो भी रिस्पांस आएगी वो 2016 से आने भी लगी, वो बेशक लो इंटेंसिटी होगी। पर इंडिया ने अब बड़ा क्लियर कर दिया है पाकिस्तान को कि हम ओपन, हाई इंटेंसिटी, ओपन और पब्लिक मिलिट्री रिस्पांस देंगे आपके कोई भी टेररिस्ट एक्शन का। और ये बहुत क्लियर कर दिया है कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं है टेररिज्म और कन्वेंशनल मिलिट्री जो पाकिस्तानी लॉन्च करती है, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तानी मिलिट्री का ही हिस्सा है। और ये वॉर भी देखिए, अगर ये जो एक्शन जो शुरू किया था वो पाकिस्तान ने ही शुरू किया है, इंडिया ने उसका एक कड़ा जवाब दिया है और पाकिस्तान को ये समझा दिया है कि आज के बाद अब एक हाई इंटेंसिटी और ओपन मिलिट्री ऑपरेशंस का ही जवाब हमारा रहेगा। और हम आपके अंदर में माहौल क्या ये भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों में जबरदस्त मायूसी छाई हुई है। पाक एनएससी की बैठक में शहबाज और मुनीर मायूस दिखे। उतरा दिखा पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का चेहरा, हताश दिखाई दिए पाकिस्तान की सेना के बड़ी डींगे हाँकने वाले सेना प्रमुख मुनीर, आसिम मुनीर। ये देखिए, ये पाकिस्तान के एनएससी की मीटिंग है और मनीष मैं चाहूंगा आप इस पर थोड़ा सा यहां पर प्रकाश डालें। जिस तरह का यहां पर इनका चेहरा दिख रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की दिख रही है, ये लग रहा है पिटे हुए एक जो होता है ना कि किसी बड़ी डींगे हाकी और फिर सामने वाले ने पीट दिया तो जो चेहरा बन के आ आता है, क्या वैसे दिख रहा है चेहरा? देखिए, हालांकि जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है उस समय ये फातिहा पढ़ा जा रहा था, जो एनएससी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि सबसे पहले जो लोग मारे गए उसकी याद में श्रद्धांजलि दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें, इस वीडियो को देखने के बाद साफ तौर पर लग रहा है कि वो कितने हताश हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा एक्शन इंडिया की तरफ से होगा। और अब आज की तारीख में ये पाकिस्तान के लिए ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ना एक्शन ले तो अवाम इन्हें छोड़ेगी नहीं, और अगर एक्शन ले तो इंडिया इनको नहीं छोड़ेगा। तो ये स्थिति इनके लिए बन गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की तारीख में इंडिया ने जो स्ट्राइक किया उसका असर तो जनाजों में दिख ही रहा है। इस तरीके के लोग जनाजे में शामिल हो रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा आदमी हो सकता है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन क्या पता मौलाना मसूद अजहर भी उसकी चपेट में हो, जितनी संख्या में पाकिस्तान आर्मी के लोग शामिल हो रहे हैं। भगवान जाने की ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जाहिर सी बात है इस वक्त जो इंफॉर्मेशन फ्लो है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है भरपूर। कैबिनेट की बैठक जो भारत में हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तो करना ही था, यानी ये तय था, ये रिजॉल्व था, ये करना ही था। ये साफ किया प्रधानमंत्री मोदी ने। ये नया भारत है, पूरा देश हमारी तरफ देख रहा था, प्रधानमंत्री ने साफ किया। सेना ने कम समय में सटीक हमला किया है, प्रधानमंत्री ने यह भी साफ किया, और आज देश के लिए गर्व का पल है। पीएम ने मंत्रियों को ऑपरेशन की जानकारी दी। लेकिन ये अपने आप में बहुत अहमियत रखती है बात, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये नया भारत है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या संदेश है? अमिताभ जी, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि नया भारत, में आपसे इसके बारे में जानकारी लूंगी, उससे पहले अपने दर्शकों को कुछ और अहम जानकारी दे देते हैं। जी गौरव। बिल्कुल, हमले के बाद पीएम मोदी का पहला बयान, देश के लिए ये गर्व का पल है। उन्होंने कहा ये नया भारत है और ये तो करना ही था, ये हमारा प्रण था, हमने कहा था देश से हम करेंगे, देश हमारी तरफ देख रहा था। सेना ने बिना चूक ये कार्रवाई की है, सेना ने कम समय में सटीक हमला किया है। आतंक के खात्मे तक भारत चुप नहीं बैठेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया है।
लेकिन आइए आपको एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को वो प्रण प्रतिज्ञा जो उन्होंने ली थी वो सुनाते हैं, जो पाकिस्तानी आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ ली गई थी। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो 24 अप्रैल को कहा था, 7 मई को करके दिखा दिया। ये पीएम मोदी का प्रण था जो उन्होंने पूरा किया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी के 3 बदले कौन से हैं। पहला बदला 2016 जब उरी हमला हुआ, 10 दिन बाद पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की भारत की सेना ने और आतंकी कैंप ध्वस्त किए। दूसरी घटना 2019 जब पुलवामा हुआ, 40 जवान हमारे देश के शहीद हुए। इसका बदला वहां पर बालाकोट में लिया गया। बालाकोट में एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की और आतंकवादियों को सबक सिखाया। तीसरा बदला आज का है। यह बदला 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले का है, जहां 26 निर्दोष भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। एक नेपाल का नागरिक भी उसमें शामिल था। भारतीय सेना, वायुसेना ने पाकिस्तान की सरजमी के 9 ठिकानों पर ऐसी बमबारी की कि आतंक का सरगना अजहर मसूद भी रोने लगा और कहने लगा कि आखिर मैं क्यों बचा हुआ हूं, मुझे क्यों नहीं मार दिया। जी हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वक्तव्य है, जो उन्होंने बयान दिया है, जो उन्होंने कैबिनेट के सामने बात की, मंत्रियों के सामने बात की, उसमें उन्होंने कहा कि ये नया भारत है। ये नया भारत किस तरह से, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला किया गया है, भारत ने किस तरह से जवाब दिया है और भारत ने पाकिस्तान को अपना रिजॉल्व दिखाया है। अमिताभ जी, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये नया भारत है, ये तो करना ही था, यानी वो पाकिस्तान को कम शब्दों में साफ तौर पर बता रहे हैं कि आतंकी कहीं पर भी होंगे, भारत टारगेट करेगा, फिर चाहे वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हो या आतंकवादी कैंप हो, और भारत इसी तरह से सीधे मिलिट्री एक्शन के जरिए इनको टेक डाउन करेगा। देखिए, नया भारत जो एक डेफिनेशन है वो एक बहुत व्यापक है। एक तो हम पॉलिटिकली असर्टिव हो रहे हैं, अपने आप का असर दुनिया को दिखाना चाहते हैं। इकोनॉमिकली हम पावरफुल हैं। अब तीसरा जो एक हमारा वीक पॉइंट था कि हम मिलिटरली भी असर्टिव हैं टेररिज्म के खिलाफ, जिसका नमूना आपने बताया 2016, 2019 और अब ये जो इंसिडेंट हुए। तो आप ये देखेंगे कि भारत एक पॉलिटिकली असर्टिव स्टेट की तरह ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो पाकिस्तान की नीति थी टेररिज्म को प्रमोट करना, वो उसकी स्टेट पॉलिसी थी, वो उसकी अनकन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रैटेजी। अमिताभ जी, वो तस्वीरें दिखा रही हैं, स्टेट पॉलिसी नहीं होती। आतंकियों को इस तरह से अपने सिर पे बैठा के नहीं रखते। तो जो मिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारी वहां पर खड़े होकर जनाजे में शामिल होकर उनका अंतिम विदाई दे रहे हैं, वो यहाँ थोड़ी ना खड़े होते। इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, भारत की तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन। ये खबर बहुत अहम है। देखिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। भारत की धरती से ही पाकिस्तान पर तीनों सेनाओं ने मिलकर हमला किया और अलग अलग जगहों पर 9 ठिकानों पर आतंकियों के एस्टैब्लिशमेंट को, आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। आपको बता दें कि कर्नल सूफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए बताया कि रात 1:05 से 1:30 तक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। ये प्रिसाइज जानकारी है जो हम आपको बता रहे हैं। आतंकियों का मुख्यालय नष्ट हुआ है इस हमले में। लश्कर के आतंकी ठिकानों को खत्म किया गया है। इसके अलावा सवाई नाला मुजफ्फराबाद में पहला हमला किया गया, ये भी बताया गया। दूसरा हमला कहां हुआ जान लीजिए। दूसरा हमला कोटली के गुलपुर कैंप पर किया गया। इसके बाद तीसरा हमला हुआ। तीसरा हमला भिंबर के बरनाला कैंप पर किया गया। चौथा हमला सियालकोट के सर्जल कैंप पर हुआ। पांचवा हमला महमून जोया कैंप पर किया गया और छठा हमला मरकज तैयबा कैंप पर किया गया। मुरीद के मरकज पर 4 हमले किए गए, यानी एक हमला नहीं, क्योंकि ये बड़ा कैंपस है, बड़ा कैंप है। इस पर क्यों 4 हमले किए गए, इसके बारे में भी बात करेंगे सुमित से। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, किसी भी आम नागरिक की जान नहीं गई है। भारत की तरफ से किसी भी
आम नागरिक को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन देखिए ये जो हमले किए गए उसकी जानकारी दी गई कि कहां-कहां कितने हमले किए गए। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए-तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूँगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। तो कर्नल सोफिया कुरैशी उन 3 लोगों में जो आज आगे आए और बताया कि देश की सेना ने कैसे आतंकी ठिकानों पर इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन आइए जल्दी से आपको इसको और डिटेल बताते हैं, कौन कौन सी जगह पर भारत की सेना ने यह हमला किया है और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। पीओके के आतंकी ठिकाने पहले देखिए, क्योंकि पाकिस्तान प्लस पीओके दोनों शामिल है इसमें। पीओके के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला कैंप, जहां लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था, इसको ध्वस्त कर दिया भारत की सेना ने। और यह पहलगाम आतंकी हमले के जो आतंकी थे, पहलगाम में जिन्होंने हमला किया था, उसके आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। तो बहुत अहम था यहां पर हमला करना और इसको ध्वस्त करना। जी हाँ, जो अगला टारगेट था वो देखिए सैयदना बिलाल कैंप था। ये मुजफ्फराबाद में है, जैश ए मोहम्मद का ये ट्रेनिंग सेंटर है। और देखिए हम साथ साथ आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो जारी की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि कैसे ये जो टारगेट से इनको चुना गया, ये पीओके का वो दूसरा आतंकी ठिकाना था जिसे भारत ने टारगेट किया, और ये जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर था। बिल्कुल। और फिर भिंबर आइए, बरनाला कैंप, यहां पर एलओसी से 9 किलोमीटर दूर पीओके का एक और आतंकी ट्रेनिंग सेंटर, जिसको भारत ने निशाना बनाया। आतंकी ट्रेनिंग कैंप जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, इसको भी ध्वस्त किया भारत ने। पीओके के जो आतंकी ठिकाने, उसमें एक और अहम ठिकाना कोटली का अब्बास कैंप था। ये एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है, और ये वो तमाम कैंप हैं जहां पर ये वो कैंप था खास तौर पर जहां पर लश्कर के फिदाइन तैयार किए जाते थे। यहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी और 15 आतंकियों को ट्रेनिंग देने की क्षमता रखता था ये। यहाँ पर 15 आतंकी एक समय में ट्रेनिंग ले सकते। बिल्कुल। इसके बाद अब वो ठिकाने जो पाकिस्तान में मौजूद थे, पाकिस्तान के सियालकोट में सर्जल कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर, 4 जगह पाकिस्तान में मारा, उसमें सुमेरा सियालकोट का यह ठिकाना जहां मार्च 2025 के हमले के आतंकियों की ट्रेनिंग हुई थी।
जी, और ये भारत ने कहा भी था कि कहीं पर भी वो ट्रेनिंग हुई हो हम निशाना बनाएंगे। अगला ठिकाना देखिए जहां पर हमला किया गया वो था महमूना जाया कैंप, ये सियालकोट में है पाकिस्तान में। जो दूसरी जगह जहां पर स्ट्राइक की गई इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 से 12 किलोमीटर दूर है ये कैंप, और यहां पर हमला किया गया हिजबुल मुजाहिदीन का ये एक बड़ा कैंप है और इसे टारगेट किया गया भारत द्वारा। बिल्कुल, और ये कठुआ में आतंक फैलाने का भी केंद्र था महमून जाया का ये कैंप, जिसको निशाना बनाया गया। ध्यान से देखिए, ये पाकिस्तान में मौजूद है, पीओके में नहीं। पीओके तो हमारा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ, ये पाकिस्तान की जमीन पर लगभग 25 साल का हिसाब 25 मिनट में कर दिया बिल्कुल। गया। और एक अगला दिखाइए यहाँ पर, अगला ठिकाना कौन सा है? मुरीद के, बहुत बात हो रही है इसकी। मरकज तैयबा इंटरनेशनल बॉर्डर से मात्र 18 से 25 किलोमीटर दूर, जहां पर भारत ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया। 2008 के आतंकियों को, बहुत अहम है, 26/11/2008 के आतंकियों को ट्रेनिंग यही दी गई। बिल्कुल, कसाब और हेडली तक की ट्रेनिंग यहीं पर हुई। जी हाँ, ये मरकज तैयबा कैंप बहुत अहम कैंप है, बड़ा कैंप है और इसे टारगेट किया गया है। अगली जगह जहां टारगेट जिसको किया गया वो बहावलपुर में था, और बहावलपुर का आपने हजारों बार नाम सुना होगा, कैसे वहां से भारत के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। मरकज सुबहान अल्लाह कैंप था बहावलपुर में, इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का ये मुख्यालय है और इसको तबाह किया गया है। यहाँ पर मसूद अजहर का हेडक्वार्टर, मसूद अजहर कहा जा रहा था यही था, लेकिन अब वो इस हमले में आया, निशाने में, टारगेट पे आया नहीं आया पता नहीं, कि उसके घर वाले काफी आए हैं। लेकिन इसी बीच देखिए हमारे साथ योग गुरु रामदेव जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। योग गुरु रामदेव भी उन लोगों में से हैं जो कह रहे थे कि भारत की सेना हमारा ये बदला लेकर रहेगी, और उसने वो बदला लेकर दिखा दिया है। तो योग गुरु रामदेव, आज क्या मैसेज है एक योग गुरु की तरफ से, एक राष्ट्रवाद की धुनी जलाने वाले योगी की तरफ से देश को, जब हमारी देश की सेना ने उन आतंकियों को ठिकाने लगा दिया है, उन आतंकियों को सबक सिखा दिया है जो देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ लगातार आतंकी करतूतें करते हैं। और सुमेरा जी अब देश का मेरुदंड इतना मजबूत कर दिया है कि पूरी दुनिया भारत को एक महाशक्ति के रूप में देख रही है, एक सुपर पावर के रूप में देख रही है। कभी इजराइल के, यूएस के, और उदाहरण दिए जाते थे रसिया के, चाइना के, कि उनके ऊपर कोई आक्रमण करने की हिमाकत नहीं कर सकता। अब ये नया भारत है और इसके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। कान खोल करके सुन लो, जो बता रहे थे, धर्म पूछ करके हम पर गोलियां चला रहे थे, बता देना अपने आकाओं से। अब हम बता दे रहे हैं उनको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं। सुन लो कान खोल करके आतंकवादियों। आज देश के गृह मंत्री कौन है, सुन लो रक्षा मंत्री कौन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ जी। तुम वहां जो 3 जो पापी बैठे हुए हैं, वहां की पापी सेना माने जिहादी सेना और वहां के जाहिल नेता और बर्बर वहां के आतंकवादी, सब कान खोल करके सुन लो। तुमने पाकिस्तान को आतंकिस्तान बना करके रखा है, तो अब इन तीनों का पूरा सफाया होकर के रहेगा। अभी तो पहले आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त होंगे और उसके बाद वहां की सेना को भी ध्वस्त और पस्त करना है, और जाकर के लाहौर और कराची में तिरंगा गाड़ना है। मुझे तो लगता है पूरे पाकिस्तान में लोग घरों में तिरंगा लेकर के खड़े हो जाएंगे भारतीय सेना का स्वागत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की। मोदी मोदी अभी तो हिंदुस्तान में होता था, अब मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में लेकिन बाबा जी, योग गुरु देखिए, बाबा योग गुरु रामदेव जी सुनिए, बाबा जी पीओके में तो आतंकी कैंपों पर पहले भी स्ट्राइक की थी, आपको आवाज आ रही हो तो। पाकिस्तान में घुस के मारा, इस बार सियालकोट में घुस के मारा है, बहावलपुर में घुस के मारा है आतंकी कैंपों को। आ रही 100 किलोमीटर तक मारा है, और अभी तो 100 किलोमीटर तक ही मारा है। पूरा पाकिस्तान हमारी चपेट में है और इसको अभी तो प्रारंभ है। अब इसका परिणाम जब पूरी दुनिया देखेगी ना, तो पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखेंगे। मेरे भाई गौरव जी, भारत का गौरव क्या है। बाबा रामदेव, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा ये नया भारत है, आप कह रहे हैं ये नया भारत है, यानी दुनिया को हम ये बता रहे हैं कि अगर आप आतंक को भारत में बढ़ाएंगे तो भारत किस तरह से जवाब देगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या ये समय की जरूरत थी, और क्या यहां पहुंचने में आपको लगता है कि हमने थोड़ा समय लगाया है, लेकिन ये जरूरत थी इस समय हमें ये करने की? देखो, 71 के युद्ध में तो कई महीने लग गए थे, ये तो 15 दिन में सारी तैयारी कर ली गई और अचूक निशाना था, कोई बिना त्रुटि के। और जो किया है वो काबिल तारीफ है, सैल्यूट करने का, उनका अभिनंदन करने का, उनका पादवंदन करने का मन करता है। और मन करता है जरूरत पड़े तो सुमेरा जी, गौरव जी, हम
मैं एक सन्यासी होने के नाते अपनी भी बात कह रहा हूं, हम सब एंगर के साथ, हम सन्यासी एक संकल्प के साथ, एक योगी, एक योद्धा बनने के लिए प्रतिबद्ध है। देश की जरूरत पड़े तो हम सब सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके और युद्ध तक लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। लेकिन अब भारत का शीश कभी भी किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देंगे और सारी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि अब भारत एक मात्र परमाणु संपन्न, शक्ति संपन्न राष्ट्र ही नहीं है। भारत की सेनाएं, भारत का सैन्य बल, भारत का अर्थबल, भारत का मनोबल और भारत का राजबल इतना प्रबल है कि अब भारत को कोई आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जानना चाह रही थी वो ये कि भारत का पहले रुख ये नहीं था, हम इस तरह का अग्रेसिव स्टैंड नहीं रखते थे, या इस तरह का जवाब हमने नहीं दिया है कि हम पाकिस्तान में घुसकर 100 किलोमीटर तक जाकर भी मारेंगे अगर वहां पर आतंकी बैठे होंगे और आतंकी कैंप होगा। पाकिस्तान की सेना अगर प्रेशर देगी तो हम उसको भी निशाना बना सकते हैं। तो ये जो रिजॉल्व है, ये जो बदलाव है, ये क्या जितना समय लगा, क्योंकि पहले हमारा रुख अलग होता था, अब अलग है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसलिए भारत का नेतृत्व अब जो है मजबूत हाथों में है। और लोग उदाहरण दिया करते थे ना, जैसे पहले कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा जी ने, अब उससे भी बड़ा प्रतिमान भारत स्थापित कर रहा है। अब इजराइल के नहीं, भारत के एग्जाम्पल दिया करेंगे लोग और आने वाली पीढ़ियां पाकिस्तान की याद रखेंगी। और अभी तो ये प्रारंभ ही है, अभी आप इसको अंत मत मानिए। योग गुरु जी, प्रधानमंत्री ये तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पीढ़ियां इस जवाब को याद रखेंगी, अमित शाह जी को, राजनाथ जी को। तो ये अभी सिलसिला अभी प्रारंभ है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोग अब इसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, और सोशल मीडिया पर या समाज में भी लोग ये कह रहे हैं कि इस देश के नेतृत्व ने पाकिस्तान को ये बता दिया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। जो उन्होंने हमारे जो नवविवाहित जोड़ों को, वहां पर जो नवविवाहित जो महिलाएं थी उनको जिस तरह से विधवा कर दिया वहां पर और अलग करके उनके पतियों को मारा। आपका क्या कहना है इस पे? इसमें 3 संदेश हैं। एक तो जो वो धर्म पूछ करके गोली मार रहे थे और बोल देना, बता देना अपने आकाओं को, तो भारत के आकाओं ने बता दिया है और उनको उनके जहन्नुम तक पहुंचा दिया जहां उनका हुर्रे इंतजार कर रही हैं। दूसरा ये संदेश है कि भारत को बांट नहीं सकते। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारी बहन सोफिया कुरैशी जी ने और हमारी वीरांगना बहन व्योमिका सिंह जी ने, भारत की नारी शक्ति ने करके बता दिया है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते हम। और तीसरी बात और जो हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमानों में बांटना चाहते थे, हम कह देना चाहते हैं कि देखो, बाबर से पहले जैसे हिंदुस्तान में हम सब हिंदुस्तानी एक थे और आज भी हिंदुस्तान के 99% मुसलमान ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी प्रकृति एक है और हमारा वतन एक है, हमारा संविधान एक है, हमारा संकल्प एक है, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता। भारत को वो मजहब के आधार पर बांट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते हमको। और अगला संदेश और है, अभी वहां के जिहादी जनरल को, मुनीर को लोग अपने घरों से खींच करके सड़कों पर यदि उनको घसीट करके उनको भी उन हुर्रों तक पहुंचाने के शायद फिराक में है। वहां के ये जो जाहिर नेता हैं जो बकवास करते रहते थे रोज, और वहां के जो आतंकवादी मस्जिदों के आड़ में, मरकज के आड़ में बैठ करके इस्लाम को बदनाम कर रहे थे, कुरान को, मुसलमान को बदनाम कर रहे थे, अब उनके भी अंतिम दिन आ चुके हैं मेरे भाई। गौरव जी, मेरी बहन सुमेरा जी। बाबा रामदेव, किसी भी देश का गौरव होता है, एक सम्मान होता है कि आप बार बार इस तरह का हमला करेंगे, कायराना हमला करेंगे, पीठ पर इस तरह से आकर हमला करेंगे जहां पर सैलानी जो घूमने गए जम्मू कश्मीर में उन्हें टारगेट किया गया, और तमाम और आतंकी हमले, जिसमें अभी जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो जानकारी दी गई जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों को जिस तरह से आतंकी हमलों में मारा गया है, निर्दोषों को मारा गया है। तो देश के गौरव और सम्मान को बचाने की भी एक अहम जिम्मेदारी थी आखिरकार देश पर, और वो पूरी की गई है क्या? ये जिम्मेदारी ही पूरी की है, और मैंने कहा ये प्रारंभ मात्र है। आगे भी जो हमारी दुनिया की सबसे वीर योद्धा, प्रशिक्षित और देशभक्त ईमानदार सेनाएं जो अपने मातृभूमि के लिए
अपना सर्वस्व आहूत करने के संकल्प के साथ। और हमारे यहाँ तो सेना में जाते लोग इसलिए हैं कि उनको युद्ध का एक बार तो अवसर मिले, क्योंकि जिन्होंने पहले के युद्ध किए 71 के और कारगिल के युद्ध के कितने सैनिक जब हमारे पास आते तो फक्र से कहते हैं हमने देश के लिए युद्ध लड़ा और हम विजयी हुए। तो कारगिल विजय वाले 71 के युद्ध के विजेता जब हमसे मिलते हैं तो फक्र अनुभव करते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो देश के लिए बलिदान होना, देश के लिए कुर्बान होना, और कुर्बान मतलब मरकर के वीरता गति को पाना, उसको नहीं, युद्धस्व विगतज्वर, युद्ध करना और जीतना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया कि हमें अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतारना है, विजयी होना है और जीते जी इस विजय को अपने आंखों से देखना है। नहीं, बिल्कुल बाबा रामदेव, एक बिना किसी क्षति के अपने लक्ष्य की पूर्ति जाने से पहले एक करके छोटा सा दिखाया। सवाल आपसे लेना चाहता हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। पाकिस्तान को क्या सलाह देना चाहेंगे बाबा रामदेव? कौन सा योगा करे ताकि उनका ब्लड प्रेशर सही रहे और सही रास्ते पर चले, वो इस तरह के आतंक के रास्ते पर ना चले? पाकिस्तान को तो शेर शासन कराने की जरूरत है, और मुनीर को के लिए मुझे लगता है सारे पाकिस्तान में खोज शुरू हो जानी चाहिए। उसको ढूंढ करके वहाँ के लोगों को दफना देना चाहिए, और वहाँ के जितने भी जाहिर नेता हैं उनका भी राजनीतिक मोक्ष करके उनको भी सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए। जी, इमरान बेचारे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उनको मुक्त करवा देना बाबा चाहिए। कोई योग और है नहीं जो सुधार सके आसिम मुनीर को, कोई योग है नहीं जो पाकिस्तान को सुधार सके। एक ही योग था, एक ही काम था जो करना था, वो भारत ने कर दिया है, इसी से शायद सुधरेगा ऐसा लगता है, वो हो चुका है। बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव जुड़ने के लिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच पाकिस्तानी सेना की कैसे पोल खुली है ये आपको बता देते हैं। पाकिस्तानी सेना की पोल खुली इस तरह से कि बहावलपुर में आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए पाकिस्तानी सेना के बड़े ऑफिसर, आतंकियों को दिया गया राष्ट्रीय सम्मान, पाकिस्तानी झंडे में आतंकियों के शव लाए गए, पाकिस्तानी सेना की वहां पर मौजूदगी थी, लश्कर कमांडर ने नमाज जनाजा को पढ़ाया। और देखिए किस तरह से ये पाकिस्तान की सेना की पोल खोलती है तस्वीरें, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं और वो तस्वीरें आपको बताएंगे। आइए जरा बिग वॉल पे दीजिए वो तस्वीर पीछे, देखिए आगे जी हाँ, पोल खुली है तो देखिए ये दो तस्वीरें हैं। इस तरफ जो तस्वीर है गौरव, इसमें क्या आतंकियों का जो ये सुमेरा सबसे बड़ी बात है, ये नेशनल फ्लैग है पाकिस्तान का, और वो किसी अगर कॉफिन पर है मतलब ये कोई बड़ा आदमी है। जी हाँ, पाकिस्तानी झंडा है। आतंकी के जनाजे पर देश का झंडा क्यों है? अगर ये आतंकी का जनाजा भी है तो आतंकी के जनाजे पर देश का झंडा क्यों है, अपने आप में बड़ा सवाल है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे मिली भगत है। और ऊपर ये तस्वीर जहां हम दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक डेकोरेटेड आर्मी के ऑफिसर, ये देखिए ये पुलिस के ऑफिसर लग रहे हैं, बड़े मेडल इनके कंधे पे लगे हुए हैं, आर्मी के ऑफिसर्स हैं, ये तमाम आर्मी के ऑफिसर्स हैं। लेकिन गौरव सवाल ये है कि क्या कोई बड़ा एसेट मारा गया है यहाँ? एक तस्वीर और है सुमेरा, बड़ा आतंकी आका मारा गया है क्या, इस वजह से ऐसा है? एक तस्वीर और है सुमेरा इधर, आतंकी के जनाजे पर देश का झंडा क्यों? एक बार फिर से ये झंडा देखिए आप, ये जो झंडा आप देख रहे हैं, और आतंकी के जनाजे को, आतंकी के आप कह सकते हैं ताबूत को आर्मी के अधिकारी, ये देखिए आर्मी के हवलदार या आर्मी के जवान किस तरह से यहाँ कंधा देते हुए, ये कौन है? इस ताबूत में कौन है? आतंकियों का आका है, आतंकी है, कोई बड़ा मिलिट्री का ऑफिसर है, कौन है? क्या ये भी एक सवाल है कि क्या कोई ऐसा ऑफिसर हो सकता है जो ट्रेनिंग दे रहा था, जो उस कैंप में मौजूद था? क्या कोई आतंकियों का बड़ा आका है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान की सेना के लिए और आतंकियों के लिए अहमियत रखता था? तो जनाजे को आर्मी ने कंधा क्यों दिया, इसी वजह से सवाल है कि क्या ये आतंकी का जनाजा है या कोई ऑफिसर ही है सेना का? ये दो तस्वीरें अभी आने वाले वक्त में सुमेरा इस पर बहुत बात होगी, और पाकिस्तान को इस पर जवाब नहीं देते बंदेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि कौन हो सकता है, और पाकिस्तान में किस तरह से इस वक्त वहां पर जो जनाजे में आर्मी ऑफिसर शामिल हो रहे हैं, साफ दिख रहा है कुछ ना कुछ है जो यहां पर अभी दुनिया के सामने आना बाकी है। और इसीलिए हमारे जो यहां पर गेस्ट हैं उनसे बात करते हैं। जनरल सिंह, क्या लगता है आपको, जिस तरह से आर्मी के जवान कंधा दे रहे हैं, जिस तरह से नेशनल फ्लैग उस कॉफिन पर लगा हुआ है, जिस तरह से एक के बाद एक झड़ी लगी हुई है यहां पर आर्मी के अधिकारियों की, वहां पर जनाजे में शामिल है, लश्कर का कमांडर वहां पर जनाजे में, आप देखिए किस तरह से वो दुआ पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, तो वो कौन है? ये कौन हो सकता है इसमें? देखिए इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि कोई सीनियर पाकिस्तान की फ़ौज का अफसर वहाँ पे उसका भी खात्मा हुआ है, और इसलिए पाकिस्तान का झंडे में वो रैप्ड हैं।
देखें, भावलपुर हेडक्वार्टर 31 कोर का हेडक्वार्टर है। भावलपुर बहुत बड़ी शौनी है, बहुत दक्षिण पंजाब का बहुत बड़ा उसका जिम्मेवारी का इलाका है। तो मैं समझता हूं कि अगर वो वहाँ पे थे, हो सकता है कि उनका तालमेल चल रहा हो भावलपुर के इस ट्रेनिंग कैंप में, जहाँ पे ये मौलाना का ये ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग कैंप था, तो उसका भी खात्मा हुआ है। इसीलिए उन्होंने सारा ये कंबाइन किया है कि किसी को अलग ना नज़र आए, पर अपने आप को उन्होंने लीक कर दिया है। पाकिस्तान का एक झंडा, दूसरा कि जो उसका कॉफिन है वो अपने फौजी कैरी कर रहे हैं। जी हाँ, अतुल भारद्वाज जी, देखिए ये जो तस्वीरें हैं इसमें हम अलग अलग जगह जहां पर जनाजा ले जाया गया है उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक जगह पर एयरफोर्स के अधिकारी हैं, एक जगह पर सेना के तमाम अधिकारी हैं और सेना के अधिकारी ज्यादा बड़ी संख्या में हैं, ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। देखिए जहां पर ये जो तस्वीरें हैं उसमें सेना के अधिकारी कहीं ज्यादा हैं आम लोगों से, वहां पर जो सेना के अधिकारी हैं वो भी शामिल। इस बीच जो हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो दो तस्वीरें बहुत अहम हैं ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है पाकिस्तान में। अतुल जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। जी, आपका एनालिसिस एकदम सटीक है कि मिलिट्री और जो टेररिस्ट हैं उनकी पूरी सांठगांठ रही है पाकिस्तान में, और वो आज देखने को मिल रही है, हमारे को एकदम दिख रही है। इंडिया ने बड़े प्रिसाइज तरीके के साथ टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया है। अब उस टेररिस्ट कैंप्स में टेररिस्ट भी मौजूद थे, और ये बहुत ही बड़ी कॉमन सी बात लगती है कि शायद उसमें मिलिट्री ऑफिसर्स मौजूद थे जो कि ट्रेनिंग देते हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट को। अब ये जो पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ जो फ्यूनरल किया जा रहा है उसमें ये साफ जाहिर होता है कि मिलिट्री और टेररिस्ट के बीच में डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल है, और हमारे अटैक्स ने ये बता दिया है कि हम अब से मिलिट्री और टेररिस्ट एक्शंस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखते हैं। पाकिस्तान हमको ये नहीं कह सकता है आप हम पे मिलिट्री एक्शन मत कीजिए, क्योंकि ये तो केवल टेररिस्ट अटैक था। हम ये नहीं मानते, इंडिया नहीं मानता। नया मोदी जी ने इसे कहा कि नया भारत ये नहीं मानेगा।